नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा है। अब से थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा। आपसे थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर बता दें कि कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा नितिन नवीन से भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो अब से थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां पर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाने लग जाती है। यानी कि केंद्र से लेकर यूपी तक अलग तरीके की बयानबाजी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, ऐसे में कई हलचलें चल रही हैं। इसके अलावा नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब देखना होगा क्या किसी बड़े एक फैसले को लेकर यहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही पंचायत चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर बीजेपी पूरी रणनीति के साथ में अभी से ही जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात कई मायने इसमें निकालते हुए। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे करेंगे, सबसे पहले यूपी सदन जाएंगे। यूपी सदन जाने के बाद वो जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे और साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी जो चर्चा है उत्तर प्रदेश में वो है कैबिनेट विस्तार को लेके, मंत्रियों के विस्तार को लेके, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, पंचायत चुनाव भी है। ऐसे तमाम जो मुद्दे होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि वो जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश का, वो कैबिनेट विस्तार का होगा, जिसमें 15 तारीख के बाद, ये पहले ही जो संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, उन्होंने कई बार इसकी संकेतना दी थी कि 15 जनवरी के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार होने की जो संभावनाएं हैं वो की जा सकती है, क्योंकि 27 का जिस प्रकार से चुनाव है और जो ये कैबिनेट का विस्तार होगा, इस पे चर्चाएं तो होंगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो विस्तारण का, ये मंत्रियों का विस्तार का कार्य होगा, वो जातीय समीकरण साधने के लिए अब पूरी तरीके से बीजेपी अलर्ट मोड पे है। बिल्कुल, और पवन देखिए, जब हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वहां पर भी ओबीसी चेहरा सबसे ज्यादा आगे बढ़ा है। उसको लेकर चर्चाएं चल रही थी और वही हुआ है कि जब ओबीसी के चेहरे को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन पवन, ऐसे में क्योंकि 52% ओबीसी के वोटर यहां पर है, तो क्या इस बार देखा जाएगा, क्योंकि अभी आप जिस तरीके से बात करें कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसको लेकर कयास पहले से ही लग रहे थे। क्या इस बार जो पुराने मंत्री रहे हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा, क्या वो अब मंत्री पद से हट सकते हैं? उनकी जगह पर कोई नया चेहरा आ सकता है क्या? इसको लेकर भी क्या कयास चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार 27 का चुनाव नजदीक है, मंत्रियों को मंत्री पद तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जो और भी जो जिनकी क्रेडिट स्कोर अच्छी रही है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और जो जातिगत क्योंकि जो ओबीसी चेहरा है वो 52% है, और एसटी को कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार एसटी में से किसी न किसी बड़े चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और ओबीसी चेहरे में लगभग 1 से 2 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, जिनका बाहुबल अच्छा है, अपने क्षेत्र में चर्चाएं अच्छी है, विकास कार्य को लेकर तमाम चीजें हैं, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल से, देखिए जो उत्तर प्रदेश का रास्ता होता है वो सत्ता का वो पूर्वांचल से खुलता है, और देश का जो रास्ता होता है वो उत्तर प्रदेश से खुलता है। तो ये जो बहुत बड़ा मुद्दा होगा, जो मंत्रिमंडल में शामिल करने वाले जो मंत्री होंगे वो पूर्वांचल से लिए जाएंगे, और ओबीसी चेहरा भी लिया जाएगा, और जो एससी एसटी से जो बड़े चेहरे होंगे, नामचीन चेहरे होंगे, उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो आज की जो मुलाकात होगी वो नितिन नवीन से, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, और जो बड़े केंद्रीय मंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्रियों के मुलाकात करने के बाद जब लखनऊ आएंगे तो 15 तारीख के बाद इसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार हो गया है, और रिपोर्ट कार्ड तैयार होने के बाद में जो मंत्रिमंडल का उत्तर प्रदेश में विस्तार होने जा रहा है उस पर भी चर्चाएं बहुत तेजी से है।
क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है पवन, हमेशा देखा पंकज है चौधरी। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा था, जिस समय पर बीजेपी की तरफ से समिति बनाई गई कि अलग अलग संगठन पूरे तरीके से यहाँ पर टीमें बनाई गई कि किस तरीके से किस नेता का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है जनता के बीच में, कितना काम किया है, आप जनता आपसे कितनी खुश है। क्या इस आधार को ध्यान में रखते हुए एक बार ये तस्वीर जो है वो पंचायत चुनाव से पहले भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव है। क्या इससे पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद में इसको लेकर जो है तो वो तस्वीर साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव तो नजदीक है ही है, क्योंकि 15 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो तय होना है। इसको लेकर भी, क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले इसका जो विस्तार होना है मंत्रिमंडल का उत्तर प्रदेश में वो होगा। उसके बाद में जो तैयारियां होंगी 2027 के चुनाव को लेकर वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी कि आज बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको किस प्रकार से, किस नजरिए से शामिल किया जाएगा। क्योंकि 15 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है मंत्रिमंडल का, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और जातीय समीकरण और बाहुबल के क्षेत्र में, अगर हम विकास के क्षेत्र में बात करें, तो तमाम जो मंत्री होंगे, जो बड़े चेहरे होंगे बीजेपी को साधने की, वोट बैंक को साधने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की एक रूपरेखा तय होगी पंचायत चुनाव से पहले और इस मंत्रिमंडल विस्तार से पवन, पहले। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि देखिए, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो यहाँ पर पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रही है। एक तरफ तो एमवाई फैक्टर हमेशा ही समाजवादी पार्टी के साथ में रहा है, एमवाई फैक्टर पर वो हमेशा खेलती नजर आई है। दूसरी तरफ पीडीए का फॉर्मूला, क्या अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, किस तरीके से पीडीए के फॉर्मूले की काट हमें लानी है? क्योंकि हमने देखा था ये पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़ाकर चला गया था। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से पीडीए चला रही, पीडीए पखवाड़ा चला रही, और तमाम वन नेशन वन इंडिया, तमाम जो इनके फैक्टर्स है वो ओबीसी चेहरा, एससी एसटी को अपनी तरफ खींचने के लिए पीडीए चलाया जरूर, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अपने ओबीसी चेहरे से चुना, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को भी पता चल गया है कि पीडीए फार्मूला भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ काम जो करती है, चाहे वो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बात लखनऊ की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, योगी की पार्टी के जरिए सीएम योगी ने संदेश यहां दिया है। प्रदेशवासियों को साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश यहां दिया गया है। 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 2 साइबर थाने थे, आज 75 जिलों में कई साइबर थाने बना दिए गए हैं। ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें, साथ ही 1930 पर भी, यानी कि 1930 पर ठगी की शिकायत आप कर सकते हैं। इसको लेकर भी इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की है। तो हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेशवासियों से सावधान रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी लिखकर लोगों को इससे अलर्ट रहने की जरूरत है, इसको लेकर भी इस चिट्ठी में जिक्र किया है। सरकार की तरफ से डिजिटल अरेस्ट जैसे कई कानूनी प्रावधान नहीं, लेकिन उन्होंने लोगों को साइबर अपराधों से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी की पार्टी के जरिए यहां पर साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल कंप्यूटर्स ने हमारे जीवन को अधिक सुगम जरूर बनाया है, सुविधाजनक जरूर बताया है, परंतु इसके साथ ही साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। आपकी सरकार इसकी रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। जागरूक बने, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित साइबर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आज मोबाइल इंटरनेट से जीवन भले ही आसान हुआ है, लेकिन साइबर ठगी भी तेजी से बढ़ी है। सरकार ने साइबर अपराध रोकने के लिए बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 साइबर थाने थे, लेकिन आज सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने, हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि साइबर ठगों के खिलाफ सतर्कता, जागरूकता ही सबसे बड़ा
यहाँ पर शस्त्र है। ये अपराधी डिजिटल अरेस्ट जैसे झूठे भ्रामक शब्दों का उपयोग करके निर्दोष नागरिकों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं। देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से चिट्ठी आपने देखा, चिट्ठी में पूरे तरीके से विस्तार पूर्वक जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भले ही यहाँ पर इंटरनेट के जरिए से हमारा जो जीवन है वो काफी सुगम हो चुका है, फिर चाहे स्मार्टफोन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ ठगी के शिकार भी सबसे ज्यादा डिजिटल मीडिया ने बना दिए हैं। उन्होंने कहा है कि डिजिटल माध्यम से जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ में ठगी की जा रही, खास करके जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके साथ में इस तरीके के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। ओटीपी किसी से शेयर ना करें, कोई भी जानकारी अपनी पर्सनल किसी से भी अजनबी से शेयर ना करें। अगर आपके पास कहीं से भी फोन आता है तो उसकी पहले जानकारी लें, उसके बाद ही कोई भी अपनी पूरी निजी जानकारी साझा करें। अब चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यानी कि बाबूजी की जयंती पर राज्य में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धा सुमन के साथ नमन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1991 में जब कल्याण सिंह ने यूपी की कमान संभाली थी तब उन्हें अराजकता, कुशासन, राजनीतिक साजिशों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उस कठिन समय में कल्याण सिंह ने अपनी दूरदर्शिता, साहस से राज्य में व्यवस्थाएं बनाए रखी। कार्यक्रम में अन्य वरिष्ठ नेता, नागरिक भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को याद करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसे प्रेरणा बताया है। तो बाबूजी को नमन करते हुए उनके कई बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में वो पहुंचे थे जहां पर उन्हें नमन किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब 1991 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उस समय पर उत्तर प्रदेश का जो माहौल था वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। अराजकता की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तमाम ऐसी चुनौतियां उनके सामने थी, लेकिन एक एक करके एक अच्छे शासन के रूप में उन्होंने काम किया। कई ऐसी योजनाएं रही हैं जो कि प्रदेश कल्याणकारी रही हैं, उनको लेकर भी उन्होंने काम किया। हर व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसको लेकर भी उन्होंने राज्य में काम किया। 92वीं पावन जयंती कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित सरदेव बाबूजी के परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज सरदेव बाबूजी की 94वीं पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज, जहां पर आपको बता दें कि एलजी विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से इसकी शुरुआत 8 जनवरी तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। प्रदूषण, सीएजी रिपोर्ट पर हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क तथा सामान्य नागरिकों को किफायती हीमोडायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में 16 डायलिसिस केंद्रों में 300 मशीनें कार्यरत हैं, जिसमें मेरी सरकार ने बहुत ही कम समय में 150 मशीनें लगवाई हैं। पिछले कुछ महीनों में 926 नर्सिंग अधिकारी, 141 पैरामेडिकल कर्मी तथा 127 नॉन टीचिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में रोगी सेवा और अधिक सशक्त हुई है। मेरी सरकार ने नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 13,150 रुपये प्रति माह कर दिया है। सरकार का ये कदम प्रशंसनीय है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए द्वारका में दिल्ली का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भी प्रारंभ किया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार। इसी सोच के साथ वर्ष 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का 19% आवंटन किया गया है।
यह आवंटन दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को भविष्य में सकारात्मक निवेश के रूप में देखती है। निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 पारित किया गया है। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही, जहां पर 2020 दिल्ली दंगों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उमर शर्जील की याचिका ठुकरा दी है। उमर खालिद शर्जील को नहीं मिली है जमानत, बाकी 5 आरोपियों को मिली है सुप्रीम कोर्ट से जमानत। मामला देश सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, दूसरे आरोपियों से अलग है शर्जील खालिद का ये केस। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उमर शर्जील की याचिका को ठुकरा दिया है। उमर खालिद शर्जील को नहीं मिली है जमानत यहाँ पर, जहां पर बाकी 5 आरोपियों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत है। लेकिन यहाँ पर कई तर्क रखे गए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दूसरे आरोपियों से अलग है शर्जील खालिद का ये केस। ऐसे में यहाँ पर दंगे भड़काने के साथ जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने पूरे तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने तर्क रखा है कि ये जो मामला है बिल्कुल अलग है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उमर शर्जील की याचिका को ठुकरा दिया है। उमर खालिद शर्जील को नहीं मिली है जमानत। जहां बता दें कि बाकी की जो 5 आरोपी हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि 2020 दिल्ली दंगों को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उमर शर्जील की जो याचिका थी फिलहाल उसको ठुकरा दिया है। कहा है कि ये जो पूरा मामला है ये बिल्कुल अलग है, साजिशकर्ता के रूप में या फिर देश का माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि 3 तलाक, इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर कि यहाँ पर लोगों को भड़काने की कोशिश की गई थी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इन्हें जमानत दे दी जाती है तो आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर ये किसी दूसरे टारगेट को भी अंजाम दे सकते हैं, इस तरीके का माहौल खराब कर सकते हैं। यही वजह है कि अब इस जमानत याचिका को ठुकरा दिया है। चलिए रुक करते हैं मथुरा का, जहां पर संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक, देश भर के संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। संघ के कार्यों, आगामी कार्यक्रमों पर भी होगा मंथन, सामाजिक सरोकारों की गतिविधियों पर भी मंथन यहां पर होगा। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की भी संभावना है। 10 जनवरी आरएसएस के शताब्दी वर्ष महोत्सव का शुभारंभ होगा। शताब्दी वर्ष महोत्सव का शुभारंभ करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो फिलहाल यहां पर मंथन भी होगा, सामाजिक सरोकारों की गतिविधियों पर भी मंथन होगा। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की भी संभावना है। 10 जनवरी आरएसएस के शताब्दी वर्ष की शुरुआत, जहां पर इस शताब्दी वर्ष महोत्सव का शुभारंभ करेंगे संघ प्रमुख। तो मथुरा बड़ी खबर, संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक, देश भर के संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आगे बात संभल की करते हैं, जहां पर संभल में आधी रात को पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की है। वहीं जिला मजिस्ट्रेट वाइट जितेंद्र पैसिया, पुलिस अधीक्षक बिजली विभाग के अफसरों ने भी जिले भर में कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर बिजली चोरी की जांच के लिए कार्रवाई की है। विशेष रूप से यहां पर एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्ग के जो क्षेत्र दीपा सराय, राय सत्ती थाना इलाके के आसपास अभियान चलाया गया है। अधिकारियों ने अवैध कनेक्शन, बिजली चोरी की गतिविधियों पर नजर रखी है। प्रशासन का ये कदम स्थानीय बिजली व्यवस्था सुधारने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। इलाके में कार्रवाई के दौरान भारी अफसरशाही भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग को लेकर भी बिजली चोरी का ये पूरा मामला उन पर जुड़ा हुआ है, ऐसे में अब उनका जो क्षेत्र रहा है उसमें भी प्रशासनिक अमला पहुंचा और बिजली चोरी को लेकर यहां पर छापेमारी की गई। संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है। और आज राय शक्ति क्षेत्र और सराय तरीन क्षेत्र, जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से चार्जिंग।
अब चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक विभाग का कारनामा। चयनित अभ्यर्थियों को नहीं दिया है नियुक्ति पत्र। 7 महीने पूरे होने पर भी नहीं मिला है नियुक्ति पत्र। नियुक्ति को लेकर नहीं दी जा रही कोई भी जानकारी। मई 2025 में परीक्षा परिणाम किया गया था जारी, लेकिन अभी तक फिलहाल नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, जिस वजह से जो छात्र है वो काफी परेशान है। मई 2025 में परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक विभाग का कारनामा देखने को मिला है, जहां पर चयनित अभ्यर्थियों को नहीं दिया है नियुक्ति पत्र। 7 महीने पूरे होने के बावजूद यहां पर नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है। नियुक्ति को लेकर नहीं दी गई है फिलहाल कोई भी जानकारी। तो चयनित अभ्यर्थी जो हैं वो काफी परेशान हैं। ऐसे में आयोग से लेकर भी उन्होंने शिकायत की है। अब आगे बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पर टुंडला में पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश कमल उर्फ संजय उर्फ राकेश को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है और उससे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कमल किसी वारदात को अंजाम देने के लिए प्रतापपुर सड़क की तरफ जा रहा था। दबिश के दौरान बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, 2 खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद हुई है। उसके खिलाफ फिरोजाबाद, एटा, हाथरस में चोरी, हत्या के प्रयास, दुष्कर्म जैसे कई मुकदमे भी दर्ज है। पुलिस उससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क की भी जांच कर रही है। वर्ष 2024 कमल उर्फ संजय है, एटा का रहने वाला है। ये प्रतापपुर रोड पे पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। थाना टुंडला पे वर्ष 2024 में 3 वाहन चोरी के मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें 2 इको और 1 स्कूटी चोरी की घटना हुई थी। इस सूचना पे टुंडला पुलिस ने यहाँ दबी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। प्रसाद पे पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।